కామారెడ్డిలో మైనార్టీల ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో మంత్రి మహమూద్ అలీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. सीएम साहब ने दो बात कही, इंसान को दुनियावी तालीम के साथ मजहबी तालीम होना भी जरूरी है। उसलिए उन तमाम रेजिडेंशियल स्कूल में दीनी तालीम का इंतजाम किया गया, क्योंकि जब तक इंसान कितना भी बड़ा हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाए, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, बड़े से बड़ा लीडर बन जाए, पर उसको दीन की तालीम नहीं रहेगी, वो नामुकम्मिल रहता है। मेरे भाइयों, में एक बात बताना चाहता हूं, सीएम साहब ने सिर्फ रेजिडेंशियल स्कूल पर 3,200 करोड़ का खर्चा किया है। अभी एक फिगर मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस साल जो हमारे बच्चे टेमरीज के बच्चे, हमारे बुजुर्ग हजरात यहाँ मौजूद है, एमबीबीएस के अंदर 11 बच्चों ने दाखिला लिया है। टेमरीज के बच्चे इंजीनियरिंग के अंदर 1500 बच्चों ने दाखिला लिया है। बीडीएस के अंदर 129 बच्चों ने दाखिला लिया है। लॉ सेट के अंदर हमारे मुजीब भाई भी वकील है, 152 बच्चों ने दाखिला लिया है। पॉलीसेट के अंदर 1589 बच्चों ने दाखिला लिया है। अदर कोर्सेज के अंदर 2068 बच्चों ने दाखिला लिया है। 5449 बच्चों ने हायर एजुकेशन में दाखिला लिया है एक साल के अंदर। मेरा बोलने का मतलब है, ये एजुकेशन देने के लिए सीएम साहब ने ठान लिया है कि मुसलमानों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देंगे। कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था महबूब नगर का, टेमरीज का, कहा कि साहब मुझे पायलट बनने का शौक था, मुझे दाखिला भी मिला है, मैं टेमरीज में पढ़ा हूं, मगर मेरी फीस 35 लाख रुपए, कैसा पढ़ सकता हूं। मैंने कहा ठहरिए, खुदा ने हमें एक लीडर दिया है, उसका नाम है केसीआर साहब, उसके पास जाएंगे, हमारी फरियाद रखेंगे। हमारे मुजीब भाई मिलकर हम गए, सीएम साहब से खाली जिक्र किए। क्या बोले सीएम साहब, एक बच्चा ने महमूद भाई 1000 बच्चे भी लेना चाहते तो की फीस मैं भरूंगा। 35 लाख रुपए इमीडिएट बन दिया गया। एक लड़की सलमा, उसे भी दाखिला मिला था, उसके पैसे भी 35 लाख सीएम साहब ने भरा है। मैं आपसे यही बताना चाहता हूं, बहुत से लीडर पैदा होते हैं। हमारे सीएम साहब हमेशा एक बात कहते हैं, अगर कोई शख्स पॉलिटिक्स में आना चाहता है, पॉलिटिक्स में सेवा करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए। और दूसरी बात, अपने वतन में बसने वाले तमाम लोगों से, चाहे किसी भी मजहब से वाबस्ता हो, उनसे मोहब्बत करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, यकीनन कामारेड्डी के लोग किस्मत वाले लोग हैं। आज कामारेड्डी का मुस्तकबिल रोशन हो चुका है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी, इसके बारे में तो बात करना बेकार है। ये जो है हमेशा इसका जो भी कैरेक्टर रहा है, ये हमारी पार्टी में भी आए थे ये, उसके बाद जाकर तेलुगु देशम में गए। जब जब तेलुगु देशम को बीजेपी से अलायंस की जरूरत पड़ी, उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला कोई लीडर है तो रेवंत रेड्डी है। चंद्रबाबू नायडू, आप लोगों को मालूम है, हैदराबाद के अंदर मलकपेट के अंदर फंक्शन हॉल में बैठकर तौबा करे थे कि अब नहीं मिलूंगा बीजेपी से, मगर थोड़े दिन के बाद यही रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम को बीजेपी से अलायंस करवाए। उनका जहन हमेशा बीजेपी की तरफ जाता है, तरक्की नहीं। कांग्रेस को पैसों की जरूरत थी, राहुल गांधी को पैसों की जरूरत थी, उन्होंने इसलिए रेवंत रेड्डी का इंतखाब तेलंगाना स्टेट का प्रेसिडेंट बनाकर किया है। आप वही की बात बताना चाहता हूं, आप कांग्रेस के पूरे बड़े बड़े सीनियर लीडर्स से सुनिए, एक तरफ जानरेड्डी साहब से मिलिए, 50 गालियां देते हैं। दूसरी तरफ उत्तम कुमार रेड्डी साहब से मिलिए, जो बुजुर्ग लीडर्स है, वो 100 गालियां देते हैं। कांग्रेस के पास एक नहीं 20-20 चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद लोग हैं। ये क्या हुकूमत कर सकेंगे। केसीआर साहब ने आज जो मुसलमानों के बारे में
हर शोबे हयात में तरक्की के मौके फराम किए। मेरे मुस्लिम बहनों से कहता हूं, मुस्लिम भाइयों से कहता हूं, हमने इलेक्शन में कभी भी मैनिफेस्टो नहीं कहा था शादी मुबारक स्कीम। तेलंगाना बनने के बाद हमारे आनेबुल सीएम साहब ने 2,67,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी की है। उन शादियों के लिए जो बजट दिया गया है 2,300 करोड़ रुपए उन लड़कियों के मां के अकाउंट में जमा हुए। हमारी बहनों को शादी मुबारक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? इतने पैसे देने वाला किसी स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर है तो बताइए कि खाली शादी मुबारक स्कीम में 2,300 करोड़ का खर्चा किया गया है और 2,300 करोड़ हमारी मायों के अकाउंट में जमा कर चुके हैं। उसी तरह मेरे पास एक साहब आते थे, मैं भी साहब के साथ 14 साल जद्दोजहद करते रहा। हमेशा एक खारी साहब थे, मोहम्मद अली साहब नाम उनका था। मैंने 10 बार जाकर हज हाउस पे धरना किया था। अरे भाई, मुसलमान गरीब है, इमाम मौजन हजरात को हदिया नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ आप तनख्वाह या हदिया मुकर्रर कीजिए। कोई नहीं सुना। मैं कहता था उनसे, एक बात तेलंगाना बनने दीजिए, हम करके बताएंगे। मेरे बुजुर्ग यहाँ पर लोग मौजूद यहाँ पर है। सीएम साहब ने इमाम और मौजूद हजरात को पहले 10,000 लोगों को 5-5 हजार रुपए हदिया दिया। अभी उसके बाद 7,000 लोग पेंडिंग थे, उन्हें भी दिया और उनके अकाउंट में 306 करोड़ रुपए इमाम और मौजूद हजरात के अकाउंट में जमा हुए हैं। ये 306 करोड़ रुपए मामूली बात नहीं है। आपके पास यहाँ तो कामारेड्डी बहुत डेवलप एरिया है, कई इंटीरियर एरिया में छोटे छोटे मस्जिद है, वहां पर वहां के लोग मस्जिद के इमाम और मौजूद साहब का हदिया नहीं दे सकते। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, सीएम साहब ने हमें जो बजट देते हैं, आप देख लीजिए सारे हिंदुस्तान में किसका बजट सबसे अच्छा है। मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद है, मैं फिगर बताना चाहता हूं। देखिए, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, महाराष्ट्र में 1,40,00,000 मुसलमान बसते हैं। महाराष्ट्र बाजू हमारा बॉर्डर लगा हुआ है। वहां का टोटल माइनॉरिटी बजट 674 करोड़, मतलब 674 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के अंदर, जबकि वहां करीब 1.5 करोड़ मुसलमान बसते हैं। उसी तरह बिहार, उससे ज्यादा मुसलमान हैं। बिहार में 1,77,00,000 मुसलमान बसते हैं। वहां का बजट सिर्फ 700 करोड़ का है। उसी तरह झारखंड के अंदर 62 लाख मुसलमान बसते हैं, वहां का बजट 320 करोड़ रुपए है। केरला में तो बहुत मुसलमान तालीमी याफ्ता है। केरला के अंदर 1,50,00,000 मुसलमान बसते हैं, वहां का बजट 575 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी स्टेट है, जहां पर 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहां का बजट 1,782 करोड़ रुपए है। देख लिया आप ये सब की बजट का अंदाजा। और तेलंगाना के अंदर सिर्फ 50 लाख मुसलमान बसते हैं, उनका बजट 2,200 करोड़ है। आप बताइए, इतना बजट देने वाला कौन है लीडर? इसलिए मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, ये पागल लोगों के बातों में मत जाइए। ये कांग्रेस कुछ करने वाली नहीं है। और कांग्रेस के अंदर सबसे बेकार आदमी, थर्ड क्लास आदमी, फिरका परस्त आदमी वो रेवंत रेड्डी है। वो आके केसीआर साहब से मुकाबला करता है। अरे केसीआर साहब के मुकाबले में तेरा है क्या? तो हमेशा एक एमएलए जीतना मुश्किल है। एक ही बात बताने के लिए आपका भाई आपके बीच में आया है। इस कामारेड्डी से एक वोट भी कांग्रेस से हक में नहीं जाएगा। इस कामारेड्डी से जितने वोट हैं यहां पर, खासतौर से मैं अखिलियत भाइयों से कहता हूं, क्योंकि हम कभी वोट देने से पहले दोस्त और दुश्मन को फर्क को जानना चाहिए। जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे हर जगह हिंदुस्तान में दोनों पार्टियां एक दूसरे से साजबाज करते हुए
कांग्रेस कहती है बीजेपी फिसाद करवाती है, पर बीजेपी कांग्रेस ने कभी इख्तिदार में बीजेपी को कंट्रोल नहीं किया। ये बीजेपी आज मुसलमानों के पीछे पड़े रहती है, और कभी भी कांग्रेस जब इख्तिदार में थी कभी बीजेपी पर कंट्रोल नहीं की। आज बीजेपी वाले हमारे पीछे पड़ते हैं, बीजेपी हमारे पीछे पड़ती है मुसलमानों के लिए। आज हमारी स्टेट, सोहेल भाई ने कहा, जितनी सेफ स्टेट तेलंगाना स्टेट है उतनी सेफ स्टेट हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी बहनों से गुजारिश करने के लिए आया हूं। एक महान लीडर, जो देश का सबसे बड़ा, देश में इनकलाब लाने वाला लीडर, देश में सबको खुशहाल बनाने वाला लीडर आज आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है। ये आप ही सोचिए, वो आने के बाद कितना तरक्की होगी आपके पास। उन्होंने आपके स्टेट से जिस तरह मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, मुझे होम मिनिस्टर बनाया, इससे पहले मैं भी 9 साल माइनॉरिटी प्रेसिडेंट था। आज हमारे मुजीब भाई आपके माइनॉरिटी प्रेसिडेंट आपके लिए, ये मेरे प्रेसिडेंट है, मेरे प्रेसिडेंट है। यहां से केसीआर साहब का मुकाबला करना हमारे लिए फख्र की बात है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, आपका एक वोट भी दुश्मनों को नहीं जाना चाहिए, हमारा वोट हमारे दोस्तों को जाना चाहिए। यकीनन एक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, सुनिए, एक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, रेवेन्यू मिनिस्टर बना, आज होम मिनिस्टर है। एक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मुजीब भाई है, जिसके पास केसीआर साहब खुद से चल के आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? केसीआर साहब खुद आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मेरे मुसलमान भाइयों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि सीएम साहब को भारी मेजर से जिताइए। मुझे एक मेमोरेंडम दिया गया है, ये बहुत छोटा मेमोरेंडम है, बहुत छोटा है, ये भूल जाइए, ये मामूली चीज है। शादी खाना हो, कमेटी हॉल हो, अरे आपके मुकद्दर का जो सिकंदर होता है ना, सुनते ना, वो यहां पर आ रहा है। कहा रहा है मुकद्दर का सिकंदर? कामारेड्डी को आ रहा है। कामारेड्डी बदल जाएगा। कामारेड्डी हैदराबाद जिस तरह तरक्की कर रहा है, उसके भी आगे निकलने वाली कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वो कामारेड्डी है। आपके वोट, आपका वोट बदमाशों को मत दीजिए। क्या होता, एक बात सुन लेकर मेरी तकरीर खत्म करता हूं, एक बात सुनाता हूं, एक सुन, साइलेंट। एक बार मैंने डीजीपी साहब को लेटर लिखा, सुनिए प्लीज, जरा सुनिए, मीडिया वाले भी सुनिए प्लीज। एक बार मैं डीजी साहब को लेटर लिखा, साहब मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरी सिक्योरिटी कम कर दीजिए। तो डीजी साहब महेंद्र डिसूजा साहब मेरे पास आए, आकर कहे, महमूद साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, ये सबसे कम सिक्योरिटी आपको दी गई है, इससे भी ज्यादा लोग मांगते हैं और आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपका कोई दुश्मन नहीं है। तो क्या बोले वो सुनिए। वो लोग जो है, जो छोटे मोटे गुंडे होते ना, वो आप पे एक पत्थर मार के, एक छोटी चाकू लगा के शोहरत हासिल करना चाहते हैं। बड़े आदमी के पास जाके कुछ भी करे तो छोटे को शोहरत मिलती है। वो रेवंत रेड्डी इसलिए यहाँ पर आ रहा है शोहरत हासिल करने के लिए, उसका कोई मुकाम नहीं है। वो अगर केसीआर साहब के सामने मुकाबला करेगा तो सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में तेलंगाना सीएम के खिलाफ कौन लड़ रहा है भाई? रेवंत रेड्डी। अरे रेवंत रेड्डी तो छोटा सा बच्चा है केसीआर साहब के सामने। अरे क्या कर सकता है, क्या दम है उसके अंदर? 50 केसों में फंसा हुआ है, 50 से गोलमाल के कामा कर चुका है। उसका ब्रॉटअप भी आरएसएस की तरह है,
खाली वो शोहरत हासिल करने कामारेड्डी के लोगों के पास आ रहा है। आप उसी तरह जिस तरह वो केसीआर के मुकाबले में शोहरत लेने के लिए आ रहा है, उसी तरह उसे विदाउट वोट के जमानत जब्त करा के भिजा दीजिए ताकि उसकी सजा मिल जाए। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, मेरे बहनों से कहता हूं, रेवंत रेड्डी की जमानत नहीं आना चाहिए। जमानत मुझे वायदा कीजिए, आप हाथ उठाइए कौन कर रेवंत रेड्डी की जमानत। क्या बोल रहा हूं मेरे बहनों से भाइयों से, रेवंत रेड्डी की जमानत नहीं बचना चाहिए। केसीआर खदावर लीडर है, तेलंगाना गांधी है, सबसे मैं हाथ उठा के बोलना चाहता हूं। मीडिया भाइयों से कहता हूं, देख लीजिए कामारेड्डी के लोग रेवंत रेड्डी को किस तरह गेट आउट करेंगे। अरे मुकाबला करो तो मुकाबले वाले से करो, महान और महात्मा लीडर के साथ। एक जिसको लोग रौड़ी कहते हैं, जिसे बदमाश कहते हैं, जो लोगों को परेशान करता है। पॉलिटिक्स में तो सभी लोग होते हैं, ऐसे लोग आकर केसीआर साहब से मुकाबला करना हमारे लिए शर्म की बात है। उन्हें बड़ा सबक सिखाना हमारे बुजुर्गों का, हमारे बहनों का, हमारे भाइयों का काम है। इसलिए मुझे आज मैं आया हूं आपके पास कामारेड्डी, आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। केसीआर की तरह खदावर लीडर दुनिया में कम पैदा होते हैं, जरूर उन्हें भारी मेजर से जिताइए और कार के निशान को वोट है, यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आपसे वायदा भी लेना चाहता हूं कि हमारी महफिल में हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। जिस महफिल में बुजुर्ग रहते हैं ना, वहां अल्लाह के फरिश्ते भी आ जाते हैं। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं, हमारे बुजुर्गों से उम्मीद करता हूं, आप आगे बढ़िए, नौजवानों को बताइए, क्योंकि नौजवानों को नहीं मालूम होता कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप जमाने को देखते हैं, जमाने का तजुर्बा रखते हैं, बच्चों का रास्ता सही रास्ता उन्हें बताना आप पर फर्ज बनता है। आप देख लीजिए केसीआर साहब को एक तरफ तोल कर देख लीजिए, एक तरफ रेवंत रेड्डी को तोल के देख लीजिए, इतना सा भी नहीं है, इतना उनके टखने को भी नहीं लग सकता, टखने को। इतना छोटा लीडर है जो केसीआर साहब से मुकाबला करता है। अरे कोई बराबर का आदमी आया तो उसको मुकाबला कहते हैं, ये शोहरत का है। जैसा डीजीपी साहब ने कहा, होम मिनिस्टर साहब आपको जरा भी एक पत्थर मार दिए तो पूरा हाईलाइट हो जाता है, बीबीसी न्यूज में आ जाता है। उसी तरह रेवंत रेड्डी का वही है, केसीआर साहब से इलेक्शन लड़ेगा, उसकी पॉपुलरिटी, उसका नाम सब तरफ जाएगा। इसलिए मैं तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं तो सारा तेलंगाना फिरता हूं, मगर कामारेड्डी के लोगों का जोश देखकर यकीनन मुझे फख्र हो रहा है। मैं समझता हूं हमारे सीएम साहब जो है इसलिए यहां पर लड़ने के लिए आ रहे हैं, यहां का जोश देखकर। नहीं तो लोग रो रहे हैं। मैं देखा हूं, एक शख्स कुछ दिन पहले सीएम साहब के पांव पे लेट गया, लोग उठाए, क्या बात है साहब, कामारेड्डी साहब हमारे पास आइए। और ये प्रेम देखने के बाद बड़े साहब इसलिए आ रहे हैं कि अगर प्रेम है तो कामारेड्डी के अंदर है, मोहब्बत है तो कामारेड्डी के अंदर है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपका खादिम हूं, मुझे खुशी होती है मेरे भाइयों का जोश देखकर। मैं ये मिनिस्ट्री दी गई है, सीएम साहब ने जो दी गई है, वो आप लोगों की वजह से मुझे दिया गया है, और मैं उसी तरह ईमानदारी से काम करता हूं। मुजीब भाई जानते हैं, मुझे मुजीब भाई से मिलकर हमेशा फख्र होता है। मुजीब भाई कभी कभी बोलते हैं, महमूद अली साहब आप बैठो, सीट पे बैठो। मैं बोलता हूँ, मुजीब भाई आपको जिस तरह मिनिस्टरों को मैं छोड़ने के लिए आता हूं, मिनिस्टरों से ज्यादा अहमियत है तो मुजीब भाई के पास है मेरी अहमियत, मेरे पास है मुजीब भाई की अहमियत मिनिस्टर से भी ज्यादा है, क्योंकि वो इंसान में से प्यार भरे इंसान है, अखलाक भरे इंसान है। ठहरिए, अब लाज रखना किसकी है,
मुझे भाई की लात रखना है नहीं, हाँ? रखिए। 100% केसीआर साहब को जिताना है, भारी मेजर से जिताना है, किसी की जमानत नहीं बचना चाहिए। वो पूरे के पूरे वोट मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, सब ठहरिए, उठ के ठहर के जय तेलंगाना। मुझे तो पूरा लोग ठहरिए, शुक्रिया पूरा अदा लोग करता हूं। ठहरिए। कार के